नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। आज दूसरा पहलू में बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की और आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति की। पहले बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा। पड़ोसी मुल्क में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में हमले किए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर दुर्गा पूजा पंडालों पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां चरम पर हैं और अल्पसंख्यक खतरे में हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया, पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराया, आज वही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति की। सस्ती शराब बेचने के लिए आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने नई नीति लाई है, जिसके तहत शराब के हर ब्रांड की छोटी बोतल 99 रुपये में मिलेगी। नई शराब नीति का मकसद बिक्री बढ़ाना और मोटा मुनाफा कमाना है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ सरकार शराब को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताती है और लोगों को शराब छोड़ने के लिए कहती है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें शराब की बिक्री बढ़ाने में जुटी हैं। मोटे राजस्व के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्या ठीक है? पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे आज़ाद कराने के लिए भारत ने पूरी ताकत झोंकी थी, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था और 108 जवानों की शहादत दी थी। वहीं बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जा रही। कई जगहों पर मां की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार और मुस्लिम संगठनों ने दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को परमिशन देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर भारत समेत दुनिया भर में आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। कहीं मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो कहीं अल्पसंख्यकों को लूटा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ज्यादतियों पर मूक दर्शक बनी हुई है, या यूं कहें कि जो कुछ हो रहा है वो सब सरकार और कट्टरपंथी संगठनों की शय पर हो रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिश और हिंदुओं पर अत्याचार की दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बांग्लादेश के किशोरगंज की है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया गया। कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ दी। कई जगहों पर दुर्गा मंदिरों और पंडालों पर हमले किए गए हैं, जिसको लेकर हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश है। चटगांव में हिंदू संगठनों ने अत्याचार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। चटगांव में आदिवासी हिंदू और बौद्ध लोगों की हत्या के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। भारत विरोध की साजिशों के बीच देश के अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। नवरात्रि के मौके पर जब भारत समेत पूरी दुनिया मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही है, पंडालों में मां की शक्ति रूपों की आराधना हो रही है, तब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं को दुर्गा पूजा की परमिशन देने से इनकार कर दिया। सुरक्षा के इंतजामों का हवाला देकर सरकार ने दुर्गा पंडालों पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी और कहा था कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे। गुरुवार तड़के किशोरगंज में मां दुर्गा की नई प्रतिमा तोड़ दी गई। कोमिला जिले में भी नवनिर्मित दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया गया और मंदिर के दान पात्र को लूट लिया गया। नारायण जिले के मीरापुर में भी 2 दिन पहले कट्टरवादियों ने एक दुर्गा मंदिर पर हमला किया। दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही दुर्गा पंडालों को प्रति पंडाल 5 लाख रुपए देने को कहा गया, जिसे हिंदू संगठनों ने जजिया कर बताया और कई समितियों ने पूजा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया। जिन समितियों ने दुर्गा पंडाल सजाने की कोशिश की, उन्हें धमकियां दी गई और हमले किए गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ भारत समेत पूरी दुनिया के हिंदू संगठन आक्रोशित हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मार्च निकाला और बांग्लादेश इंडिया के बीच टेस्ट मैच का विरोध किया।
हिंदू संगठन का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में उसके साथ क्रिकेट क्यों? देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि जहां बलिदान हुआ झांसी की रानी का, उस झांसी की रानी की बलिदान स्थली को बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। हिंदुओं की वफादार बनना चाहती है, उधर जिहादियों के साथ जो मैच खिलवाती है। इसलिए हिंदू महासभा काले झंडों के साथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार को लेकर आवाज उठाई है। न्यूयॉर्क में हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर विशाल एयरलाइन बैनर के जरिए शांति का संदेश दिया गया और हिंदुओं के नरसंहार को रोकने की अपील की गई। प्लेन के जरिए एक बड़ा बैनर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर लहराया गया, जो मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का वैश्विक प्रतीक है। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि वो कट्टरपंथ में पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएगा। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंसा, अपहरण, लिंचिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। करीब 2 लाख हिंदुओं को निशाना बनाकर संपत्ति लूटने की घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ 50 लाख हिंदुओं की आबादी गंभीर खतरे में है। 5 अगस्त को शेख हसीना की तख्तापलट के बाद अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 250 हमले हुए हैं। 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। हम लोगों ने उनको सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं दे रखी है और वहाँ के बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू समाज से भी हैं और बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान भी हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे यहाँ हमारी किसी भी स्थिति में कहीं भी हमने कभी किसी धर्म को लेकर के, किसी जाति को लेकर, किसी मजहब को लेकर के भेदभाव नहीं किया। तो बंगाल में भी जो है, बांग्लादेश में भी वहाँ की सरकार को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं इस पर जो है अपना दबाव बनाए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक हिंदू महफूज नहीं हैं। भारत में लगातार हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं और बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सीतांकुश गुहा ने इस खतरे को उजागर करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू विलुप्त होने के कगार पर हैं। उम्मीद है कि इससे सभ्य दुनिया में जागरूकता बढ़ेगी और संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में उग्रवादी इस्लामिक ताकतों से लोगों को बचाने के लिए आगे आएगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से ही वहां हिंदुओं पर नरसंहार जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की हिंदू आबादी 1971 में 20% से घटकर आज केवल 8.9% रह गई है। भेदभाव, उत्पीड़न की वजह से हिंदू आबादी लगातार बांग्लादेश छोड़ रही है। अनुमान के मुताबिक हर साल 2 से 2.5 लाख हिंदू पलायन को मजबूर हैं। शेख हसीना सरकार में हिंदुओं को कुछ सुरक्षा मिली थी, लेकिन तख्तापलट के बाद देश में कट्टरपंथी हावी हैं और अराजकता चरम पर है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के प्रभाव में है और भारत विरोधी नीति पर आगे बढ़ रही है, जो कि हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा खतरे की घंटी है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि अब बांग्लादेश भी भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। जिस बांग्लादेश को भारत ने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार से उबारा था और उसे स्वतंत्र मुल्क के रूप में पहचान दिलाई थी, वही अब भारत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह देता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में बदलती सियासी फिजा वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत घातक है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी हावी हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। छात्र आंदोलन के पहले से ही बांग्लादेश में भारत विरोध की राजनीति गर्म थी। कुछ विपक्षी नेता इंडिया आउट यानी भारतीय उत्पादों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद
बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन हावी हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के अत्याचार से निकाला था, इसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाया था, वही आज उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की हर मुश्किल वक्त में मदद की है, लेकिन उसके बदले में उसे जो मिला वो सभी के सामने है। पड़ोसी मुल्क में इस वक्त भारत विरोधी और पाकिस्तानी समर्थक माहौल चरम पर है। कट्टरपंथी खुलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में नरसंहार की आरोपी बताकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। मोहम्मद यूनुस ने भारत से कहा है कि वो शेख हसीना को दिल्ली से राजनीतिक बयान देने से रोकें। इससे पहले ढाका के प्रोफेसर शाहिदुल अज़मा ने पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की मांग कर दी। प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद साझीदार बता दिया। पिछले दिनों बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ सरकार चलाने के साथ मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को भी साथ लाने में जुट गए हैं। पिछले महीने यूनुस कट्टरपंथी समूह हिफाजत इस्लाम के नेता मामनुल हक और उनके समूह के अन्य सदस्यों से मिले थे, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। मामनुल हक को शेख हसीना शासन के दौरान हिंसा भड़काने समेत गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत से रिश्ते सुधारने की बजाय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी काम कर रही है। बांग्लादेश ने अब बड़ा फैसला लेते हुए भारत समेत 5 देशों के राजनयिकों को ढाका वापस बुला लिया है। भारत के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अब्दुल मुहित, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त एम अलामा सिद्दीकी, बेल्जियम में राजदूत महबूब हसन सालेह और पुर्तगाल में राजदूत रेजीना अहमद शामिल हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 5 देशों के राजनयिकों को बिना देरी किए वापस लौटने को कहा है। अंतरिम सरकार की ओर से कहा गया है कि ये कदम देश की विदेश सेवा के भीतर असंतोष और दूसरे आंतरिक कारणों से लिए गए हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से अधिक की साझा सीमा है। दोनों देशों को आपसी संबंध मजबूत बनाए रखने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश राजनीतिक रूप से अस्थिरता का सामना कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भले ही भारत से रिश्ते मजबूत करने की बात कह रही है, लेकिन वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। अल्पसंख्यकों पर हमले और अत्याचार रोके नहीं जा रहे। भारत विरोधी गतिविधियां चरम पर हैं। अंतरिम सरकार का रुख पाकिस्तान के पक्ष में नजर आ रहा है, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश के बदले सियासी रुख के बीच दूसरा पहलू ये भी है कि भारत को कई मोर्चों पर सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश से लगी 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार को अब बांग्लादेश की सीमा पर भी सघन चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होती है, ऐसे में कट्टरपंथी भी घुसपैठ कर सकते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठनों पर अंकुश लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा भी भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पिछले दिनों अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क गए तो वहां उन्हें हिंदू संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसके बाद उसे दूसरा अफगानिस्तान कहा जा रहा है। आशंका है कि अगर ऐसा माहौल रहा तो पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अब बात आंध्र प्रदेश सरकार की।
आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार नई शराब नीति लागू करने जा रही है, जो कि सूबे के शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी हो सकती है। नई नीति के तहत प्रदेश में शराब का कोई भी ब्रांड 99 रुपये में मिलेगा। 180 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 99 रुपये करने का वादा टीडीपी ने किया था, जिसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। नई शराब नीति 12 अक्टूबर से लागू होगी। इसके जरिए आंध्र प्रदेश सरकार का मकसद 5500 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाना है। शराब की कीमतें हर राज्य में अलग अलग हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग है। सबसे सस्ती शराब का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोवा का नाम आता है। पीने की शौकीन इसलिए गोवा जाते हैं क्योंकि वहाँ शराब सस्ती है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश में भी लोगों को हरियाणा और दिल्ली की तरह सस्ती शराब मिलेगी। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने नई शराब नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नई शराब नीति 12 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। आंध्र सरकार ने आबकारी नीति को पूरी तरह से बदल दिया है और शराब की खुदरा बिक्री का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य भर में 3736 खुदरा दुकानें खोली जाएंगी। नई नीति की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महंगे ब्रांड भी कम दाम पर मिलेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा। नई शराब नीति में कम आय वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है और सस्ती शराब बेचने का प्लान तैयार किया गया है। नई नीति के तहत शराब की 180 मिलीलीटर की बोतल 99 रुपये या उससे कम कीमत पर मिलेगी। अंग्रेजी शराब की कई ब्रांड लोगों को 99 रुपये में मिल जाएंगे। इससे बिक्री में जबरदस्त इजाफा होने के आसार हैं। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि राज्य के लोगों को सस्ती शराब उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आंध्र सरकार की नई शराब नीति का विरोध भी हो रहा है। महिला संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि इससे लोगों में शराब की लत बढ़ेगी, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। सत्ता में आते ही चंद्रबाबू नायडू सरकार ने शराब की दुकानों को 3 घंटे से ज़्यादा खोलने का फैसला भी किया है। नई शराब नीति की अवधि 2 साल की होगी। राज्य सरकार का कहना है कि नई नीति लाने का मकसद अवैध शराब की मांग पर रोक लगाना है। बीते 5 सालों में आंध्र प्रदेश में शराब की बिक्री में कमी आई है। नई नीति से अब इसमें बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि नई शराब नीति से राज्य को 5500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। नई शराब नीति आने के बाद आंध्र प्रदेश में भी हरियाणा और दूसरे राज्यों की तर्ज पर शराब बेचने की अनुमति मिल गई है। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर शराब बाजार पर पिछले कुछ सालों में स्थानीय कंपनियों का कब्जा रहा है। इससे शराब की कीमतों में तेजी आई थी और मार्केट पहले के मुकाबले आधा रह गया था। देश की बियर इंडस्ट्री का कहना है कि नई नीति से उन्हें उम्मीद है कि राज्य में हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा, क्योंकि प्रत्येक शराब की फैक्ट्री की लागत 300 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच है। आंध्र प्रदेश सरकार नई दुकानों के लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए करेगी। लाइसेंस की 4 कैटेगरी तय की गई है। इसके लिए 50 लाख रुपए से 85 लाख रुपए तक की फीस रखी गई है। दुकान मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% का प्रॉफिट मिलेगा। सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को 5 साल की अवधि के लिए लाइसेंस देगी। इस लाइसेंस की फीस 1 करोड़ रुपए होगी। आंध्र प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्य शराब बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। वजह है शराब बिक्री के राजस्व से मोटी रकम की कमाई होती है। 2021-2022 में दिल्ली सरकार ने भी नई शराब नीति लागू की थी और शराब की सारी दुकानों को प्राइवेट कर दिया था। दिल्ली के हर जोन में शराब की 27 नई दुकानें खोली गई थीं। नई शराब नीति लागू होने के बाद दिल्ली में जमकर शराब की बिक्री हुई थी। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री के ऑफर का लोगों ने जमकर फायदा उठाया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही इसमें घोटाले के आरोप लगे और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर शराब कंपनियों से सांठगांठ करके राजस्व के नुकसान का आरोप लगा। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई और ईडी के हाथ में है। सवाल ये है कि जब दिल्ली में नई नीति में घोटाले के आरोप लगे तो क्या आंध्र प्रदेश में ऐसे आरोप नहीं लगेंगे? खैर, फिलहाल देखना होगा कि इस नई शराब नीति से आंध्र प्रदेश के लोगों को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है।
इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ सरकार शराब की बोतलों पर ये लिखवाती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें शराब बिक्री को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके भी अपनाती है। वजह है हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2023-24 में शराब की बिक्री से 47,600 करोड़ रुपए कमाए हैं। हालांकि गुजरात और बिहार समेत कुछ राज्यों में शराबबंदी भी लागू है, लेकिन ड्राई स्टेट में भी चोरी छिपे अवैध शराब बिकती है, जिसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू से कैंसर होता है। टीवी, न्यूज़पेपर और थिएटर से लेकर हर जगह आपने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे। नशे के खिलाफ जागरूकता के विज्ञापनों पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च करती है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारें शराब बिक्री को बढ़ावा भी देती हैं। वजह है टैक्स से होने वाली मोटी कमाई, यानी शराब सिगरेट के दुष्प्रभाव को लेकर सरकार के आंसू घड़ियाली ही होते हैं। शराब पर एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को बड़ा राजस्व मिलता है। आमतौर पर राज्यों की कमाई का मुख्य जरिया स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर टैक्स शामिल है, लेकिन राज्यों की कमाई में आबकारी शुल्क का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि राज्य सरकारें आबकारी विभाग को ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री का टारगेट देती हैं। यानी एक तरफ सरकारें शराब को हानिकारक बताने का ढोंग करती हैं और दूसरी तरफ इसकी बिक्री बढ़ाने के तरीके भी ढूंढती हैं। चलिए पहले आपको शराब की बिक्री से सरकारों को होने वाली कमाई का खेल समझाते हैं। राज्यों को आबकारी टैक्स से तगड़ी कमाई होती है। कई राज्यों में कुल रेवेन्यू का 15 से 30% हिस्सा शराब बिक्री से आता है। 2022-2023 में उत्तर प्रदेश ने आबकारी शुल्क से रिकॉर्ड 41,250 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। इस साल तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बीते साल 2023-24 में यूपी ने शराब बिक्री से 47,600 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। शराब में लगने वाला टैक्स हर राज्य में अलग अलग है। टैक्स के मुताबिक ही राज्य में शराब की एक बोतल की कीमत तय होती है। जिस राज्य में ज्यादा टैक्स है वहां शराब महंगी है और जहां कम है वहां शराब सस्ती है। देश में कर्नाटक में सबसे ज्यादा 83% टैक्स है, जबकि गोवा में सबसे कम 49% टैक्स है। टैक्स के हिसाब से अगर कोई शराब की बोतल गोवा में 100 रुपए की है तो दूसरे राज्यों में वही बोतल कितने की होगी, जरा देखिए। गोवा में अगर बोतल 100 रुपए की है तो दिल्ली में 134 रुपए की होगी, वहीं हरियाणा में 147 रुपए की होगी। उत्तर प्रदेश में वही बोतल 197 रुपए की होगी। राजस्थान में उस बोतल की कीमत 213 रुपए होगी। महाराष्ट्र में बोतल की कीमत 226 रुपए होगी और तेलंगाना में इसी बोतल की कीमत 246 रुपए होगी। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इस बोतल की कीमत 513 रुपए होगी। हजारों करोड़ की कमाई का यह खेल ही है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश ने नई शराब नीति अपनाई है। पंजाब में भी सरकार ने शराब बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यूपी सरकार भी सभी जिलों को शराब बिक्री का टारगेट देती है। जाहिर है सरकारें जानती हैं कि इससे लोगों में शराब की लत बढ़ सकती है, लेकिन राजस्व के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में शराबबंदी भी लागू है। गुजरात और बिहार इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां पूरी तरह से शराबबंदी है, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत दोनों राज्यों में शराब की तस्करी का धंधा जोरों पर है। अब बात करते हैं एक ऐसी चमत्कारी दवा की जो शराब की लत छुड़वाने में रामबाण साबित हो सकती है। इस दवा का नाम है सेमाग्लूटाइड, जो शराब की लत छुड़वाने के साथ शुगर और मोटापे के इलाज में भी कारगर हो सकती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की लैब में दवा की टेस्टिंग की गई है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हालांकि इंसानों पर इसके परीक्षण में अभी कई महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर इसके परिणाम अनुकूल आते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं तो A to Z दवा चमत्कारी साबित हो सकती है। हालांकि अभी दवा को लेकर कई शंकाएं भी हैं, जैसे दवा बंद करने के बाद इसका असर कितने दिन तक रहेगा। दूसरा पहलू में आज इतना ही। सोमवार को एक बार फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि अभी बाकी हैं कई और खबरें।